नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं चुंबक का, और आपके चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग अभी तक जो सब कुछ पढ़ चुके हैं उसको एक बार दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक। तेजी से रिवाइज कर लीजिए। चुंबक पढ़ा था, चुंबक के प्रकार पढ़ा था, फिर चुंबक के गुण पढ़ा था, फिर आपने क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, फिर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म यानी विशेषताएं, इनकी विशेषताएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। उसके बाद आपने पढ़ा था इसको, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी दिशा ज्ञात करने के नियम। दिशा ज्ञात करने के नियम कौन कौन से नियम थे? तो पहला नियम था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, और दूसरा नियम था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दिशा ज्ञात करने के नियम। और इसके बाद आपने क्या पढ़ लिया था? ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपने पढ़ा था ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित प्रयोग था, ठीक है। ओरेस्टेड के प्रयोग के बाद आपने पढ़ा था सीधे धारावाही चालकदार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालकदार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया था। क्या मिला था? B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R मिल गया था यह। इसके बाद क्या था? इसके बाद आपने पढ़ा था वृत्ताकार पास द्वारा, वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है धारावाही परिनालिका, ठीक है। तो क्या पढ़ना? धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका होती क्या है उसके बारे में समझिए सबसे पहले। तो एक कुचालक पाइप हो, कोई कुचालक बेलनाकार पाइप, तो बेलनाकार ही लगभग होती है, तो कोई बेलनाकार कुचालक पाइप हो, उसके ऊपर अगर विद्युत रोधी तांबे के तार को कई फेरे लपेट दिए जाए, विद्युत रोधी तांबे के तार का कई फेरा लपेट दिया जाए, तो जो संरचना हमें मिलती है वही धारावाही परिनालिका कहलाती है। तो धारावाही परिनालिका में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो हेडिंग बनाएंगे धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका पहले समझ लीजिए एक बार और देखिए। यह बेलनाकार पाइप बना दिया गया। यह क्या है? एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटना है कई फेरे में। इस प्रकार से आप देखिए, यह तांबे के तार लपेटे जा रहे हैं इस पे। यहां विद्युत रोधी से मतलब है कि तार खुले ना हो, ठीक है, खुले ना हो। आपको पता है खुले और बंद तार कैसे होते हैं कि तार, अगर हम तार के ऊपर से कुछ चढ़ा दे रहे हैं तो पीवीसी जैसा कि चढ़ाया जाता है तो वह विद्युत रोधी हो जाता है, यानी बाहर करंट उसका नहीं आता है, आप छूते हैं तो करंट नहीं लगता है, तो विद्युत रोधी। इसके बाद यह वाली लाइन यहां से निकालेंगे और नीचे से यहां लाएंगे, ठीक है। यह संरचना कहलाती है आपकी धारावाही परिनालिका। हम इसे जब एक सेल से जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं, तो इससे अब हम धारा प्रवाहित आराम से कर सकते हैं। तो कुंजी को ज्यों ही ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। तो प्लस की तरफ से धारा प्रवाहित होती है, ऊपर जाएगी धारा। तो धारा इस प्रकार से गमन करेगी। देखिएगा, यह धारा चलेगी इधर से, फिर आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और यह यहां से मिला देंगे, यह क्योंकि निकला हुआ है ना। देखिए, यह नीचे से गया, ऊपर आया, ऊपर आया, फिर ऊपर से आके निकल गया है, ठीक है। तो यह धारा का गमन हो गया, ठीक है। अब यहां से ज्यों ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है त्यों ही इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो यह पाइप है यह एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। किस चुंबक की भांति कार्य करती है? दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। तो इसमें दो सिरे आपको दिख रहे हैं, तो एक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, एक हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा, तो आप इसको यहाँ पे केवल देख लीजिए, यहाँ पे सीधे देख लीजिए।
तो इसका यह वाला उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, यह वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब धारा जब इस तरह से यहां से जा रही हो, ठीक है, तो यहां से जब गुजर रही हो धारा, तो अब देखिए यहां पे चुंबकीय बल रेखाओं को भी हम बना लें, तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, यहां प्रवेश करेंगी, ठीक है, यहां से निकलकर यहां प्रवेश करेंगी। आप अंदर तक बना सकते हैं क्योंकि यह अंदर भी चलती हैं, क्योंकि यह बंद वक्र का निर्माण करती हैं। अगर दंड चुंबक है तो इसके गुणधर्म आप लोग पहले से ही जान चुके हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं जो पढ़े हैं ना, वही यहां पे लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंदर की दिशा इधर, बाहर की दिशा इधर, ठीक है। तो अब देखिएगा, या नीचे भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से। यह हो गया, तो अंदर इधर हो गया, बाहर की तरफ दिशा इधर हो गई। तो यह क्या है, इस समय यह दंड चुंबक की भांति कार्य कर रही है, ठीक है। तो धारावाही परिनालिका की परिभाषा जब हम लिखेंगे तो चित्र बनाने के लिए यह जो बल रेखाएं खींचे हैं उसको नहीं खींचेंगे। तो बल रेखाओं की जो यहाँ पे चित्र में बल रेखाएं खींची गई हैं, तो केवल धारावाही परिनालिका बनाते समय हम इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यह आता है कि धारावाही परिनालिका से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करिए, तो हम यह पूरा चित्र एक ही बार में बनाएंगे और नीचे धारावाही परिनालिका की परिभाषा लिखकर चुंबकीय बल रेखाएं लिखेंगे और उसकी विशेषताएं लिख देंगे। तो पहले धारावाही परिनालिका, हमारी हेडिंग ऊपर है ही, तो इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे कि धारावाही परिनालिका होती क्या है। तो नीचे देखिए परिभाषा हम लिखते हैं, जैसा कि आपको पहले ही सुनाया गया कि परिभाषा क्या है। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, सुचालक नहीं लेना है, लोहे की पाइप नहीं लेना है, कुचालक बेलनाकार पाइप लेना है, यानी प्लास्टिक की ले लीजिए। तो कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश, यह देखिए, अगर यह लंबाई, यह है इसकी लंबाई, ठीक है, तो इसकी लंबाई के अनुदिश अगर हम इस तरह से तार लपेटते हैं तो इसे कहते हैं लंबाई की अनुदिश। तो इस तरह से जब तार लपेटे जाएंगे कई फेरों में तो इसे कहेंगे लंबाई के अनुदिश। तो देखिए, तो लंबाई के अनुदिश अगर हम तांबे के कई फेरे लपेट देते हैं, तांबे के तार के कई फेरे लपेट देते हैं, तो बनने वाली संरचना धारावाही परिनालिका कहलाती है। तो देखिएगा, किसी, या आप किसी क्यों लिखेंगे, कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर, तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई कई फेरों वाली कुंडली धारावाही परिनालिका कहलाती है। धारावाही परिनालिका कहलाती है। धारावाही परिनालिका कहलाती है। देखिए, कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई कई फेरों वाली कुंडली धारावाही परिनालिका कहलाती है, ठीक है। अब यहां पे हमें लिखना है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे लिखने के लिए हम अगली हेडिंग का प्रयोग करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चित्र आपका यही रहेगा, उसमें भी चित्र यही रहेगा, और उससे जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह जो बल रेखाएं हैं तब आपको काल्पनिक बल रेखाएं खींचनी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और इनकी विशेषताएं फिर बतानी होंगी, इनकी क्या बतानी होंगी, विशेषताएं बतानी होंगी। तो सबसे पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। अब आइए देखिए धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप नई हेडिंग बना लीजिए, या मैं इसी में आगे बढ़ जाता हूं, मतलब इसी को ही लिख देता हूं, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपके लिए नई हेडिंग होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा, तो यहां से इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि अब धारावाही परिनालिका की परिभाषा थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह किस चुंबक की भांति कार्य करता है? दंड चुंबक की भांति। तो धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? देखिएगा, जब धारावाही परिनालिका में, या कुंडली लिख सकते हैं, जब धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहां विद्युत धारा है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के चारों ओर, कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा कुंडली किसकी भांति कार्य करती है? दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, तथा कुंडली दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, तथा कुंडली दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए इसके चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो लिखेंगे अब चुंबकीय सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं, जिसकी निम्न विशेषताएं प्राप्त होती हैं। जिसकी निम्न विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अब वो विशेषताएं क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक सिरे से बाहर निकलेंगी, दूसरे सिरे में प्रवेश करेंगी। तो जिस सिरे से बाहर निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव माना जाता है, और जिस सिरे से यह अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। एक विशेषता यह है कि आप देखेंगे, यह जो धारावाही परिनालिका, इसके अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं और क्या है, नजदीक हैं। सबसे क्या है, नजदीक है। तो दो विशेषताएं आपको मिल गई। तो पहली विशेषता क्या हो गई, धारावाही परिनालिका के अक्ष पर, सीधे लिख सकते हैं परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व सबसे नजदीक होती हैं, वह बहुत नजदीक होती हैं, लिख सकते हैं, वह बहुत नजदीक होती हैं। ठीक है, अब देखिए यह नजदीक जब होती हैं, जहां पर ज्यादा नजदीक होती है ना, वहां चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, यानी तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बहुत नजदीक होती हैं। दूसरा गुणधर्म अभी आपको बताया गया, क्या था दूसरी विशेषता, कि जिस सिरे से यह बाहर निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जिस सिरे से बाहर निकलती हैं,
उसे उत्तरी ध्रुव माना जाता है, उसे उत्तरी ध्रुव, शॉर्ट में लिख देते हैं उत्तरी ध्रुव, व जिस सिरे से अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। देख लीजिए फिर से इसको, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या लिखेंगे, जब धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है या भांति कार्य करती है। अब चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेते हैं जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखा, यहाँ चित्र में देखिए जो क्या है, जो परिनालिका का अक्ष है वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई हैं और सबसे नजदीक हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जिस सिरे से बाहर निकलती हैं उसे कौन सा सिरा कहेंगे, उसे उत्तरी ध्रुव, और जिस सिरे से अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई। अब देखिए इसी की जो पाइप है ना, इसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, क्या है, लोहा, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो इसका चुंबकत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ जाती है। तो धारावाही परिनालिका की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और बढ़ाने के लिए अंदर एक पदार्थ रख दिया जाता है, कोई छड़ रख दी जाती है लोहे की, उससे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। फिर से सुन लीजिएगा, तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ की छड़ इसके अंदर रख देनी चाहिए, इससे इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। और उसी को जो हम पदार्थ इसके बीच में रखते हैं उसे क्रोड कहते हैं। क्रोड का पदार्थ क्रोड कहते हैं, याद रहे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ हम रखेंगे इसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए। अब देखिए इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ बातों पर निर्भर करती है, तो वह कौन कौन सी बातें हैं वो भी देख लीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न, आप लोग लिख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। देखिए 60 में मैंने लिखा है, अब आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली बात कौन सी है, कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी धारा का मान बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। तो B प्रोपोर्शनल टू I, धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा का मान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पे एक मिनट आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको अलग से ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और इसके बाद है लंबाई, यहाँ पे जो कुंडली है फेरों की संख्या है, यानी फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और फिर क्रोड का पदार्थ बदल देंगे तो बदल जाएगा, क्रोड के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं उसे लिखवा देता हूं। तो आइए अब देखते हैं आगे, तो क्या लिखना है अब, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बता दिया गया है आपको कौन कौन सी बातों पर, अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाएगा, और क्रोड का पदार्थ बदल दिया जाए तो वह बदल जाएगा। देखिए तो लिखेंगे क्या, धारावाही परिनालिका द्वारा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला लिखेंगे फेरों की संख्या पर, फेरों की
संख्या पर, फेरों की संख्या पर, यह शादी विवाह में लेने वाले फेरे नहीं है कि 7 फेरे हो गए तो और 14 फेरे हो गए तो ज़्यादा चलेगा। नहीं, यहाँ पे फेरों की संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कुंडली में तार लपेटे गए हैं उनकी संख्या की बात कर रहा है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिए हैं यह वाला, मान लेते हैं यह कुछ सेंटीमीटर का होगा, जितने भी है, इस पे अगर हम 10 फेरे लपेट दें, 10 फेरे लपेट दें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो भी रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ पर इसको बढ़ाकर यहाँ पे 10 फेरा, 10 फेरा, इस पे दोनों की लंबाई मान लेते हैं समान है तो 10 फेरा। अब यह पहले मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का था, अब यह मिला के कितना होगा 20 सेंटीमीटर। पहले इस पे 10 फेरे थे, अब इस पे यह दोनों मिलाकर कितने, दोनों मिलाकर मान लेते हैं 15 फेरे हो गए। कितने फेरे हो गए, 15 फेरे हो गए, दोनों पर मिला के हमने कर दिया 15 फेरा। फेरों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि फेरों की संख्या बढ़ाने का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, आप जब फेरों की संख्या बनाएंगे तो यहाँ मान लेते हैं 7 8 इस पे आ गए, 7 8 इस पे आ गए, तो आपको कुल फेरों की संख्या 15 16 ही देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम इसी में फेरों की संख्या बढ़ा दें, 7 8 थी, इसको कर दें अब 20 के आसपास, बहुत क्या कर दें, सघन कर दें फेरों की संख्या, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो लिखेंगे क्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा किस पर निर्भर करेगा, धारा के मान पर। धारा के मान पर यह क्या होगा, तो यहां पर यह हो जाएगा कि अगर धारा बढ़ाएंगे सीधी सी बात है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। सीधे लिख लीजिए, एक लाइन में लिखेंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, यह हम किसके लिए लिख रहे हैं, धारावाही परिनालिका के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। आखिरी, क्रोड के पदार्थ पर, अभी आपको बताया गया कि चुंबक के यानी धारावाही परिनालिका के अंदर जो धारावाही परिनालिका से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अगर हम धारावाही परिनालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दें तो उसके चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्रोड के पदार्थ पर, तो जो अंदर पदार्थ रखा गया उसे क्या कहते हैं, क्रोड। क्रोड के पदार्थ पर लिखेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के अंदर रखे, परिनालिका के अंदर रखे क्रोड के पदार्थ पर भी निर्भर करती है। पदार्थ पर भी निर्भर करती है। ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, तो फेरों की संख्या पर यानी प्रति एकांक लंबाई में अगर फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बढ़ जाएगा। फिर धारा के मान पर, विद्युत धारा का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। अगर उसके अंदर जो पदार्थ रखकर उसे और चुंबकत्व लाया गया उसमें, यानी और उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई गई है, अगर उस पदार्थ को बदल दिया जाए तो यह है क्या हो जाएगा, तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आइए देखते हैं, इसी पर आधारित विद्युत चुंबक, धारावाही परिनालिका पर आधारित एक यंत्र है विद्युत चुंबक। ठीक है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, विद्युत घंटी बनाने में, डोरबेल जो होती है ना उसमें लगाया जाता है। क्योंकि जो विद्युत चुंबक होता है वह एक अस्थायी चुंबक होता है। ये ज्यों ही धारा का प्रवाह होगा त्यों क्या करेगा, यह कार्य करेगा, नहीं तो कार्य करना बंद कर देगा, यानी चुंबकत्व तो सब समाप्त हो जाएगा। धारा का प्रवाह ज्यों ही बंद होता है विद्युत चुंबक में, त्यों ही उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आइए बात करते हैं विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक,
ठीक है, देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है। तो धारावाही प्रणालिका जो बनाई थी आपने, उसमें उसके अंदर आपने देखा कि रेखाएं क्या थी, उसके अक्ष पर जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वह समांतर थी और नजदीक नजदीक थी, जो कि सीधा स्पष्ट कर रहा है कि वहां पर जो चुंबकत्व है बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत प्रबल है। तो उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ है उसे अगर हम प्रयोग कर लें, कोई अंदर उसके पदार्थ रखकर चुंबक बनाने में कर लें, तो उसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबक। आइए समझिए कि परिनालिका के अंदर, लाइन लिखते हैं समझ में आ जाएगा। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग उसके अंदर, उसके भीतर लिख सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं, उसके भीतर कोई चुंबकीय पदार्थ रखकर चुंबकीय पदार्थ में देखिए नर्म लोहा यहां रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर सुनिएगा, परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग उसके भीतर कोई चुंबकीय पदार्थ रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके बारे में विशेषता अभी हमने बताई कि इसमें जब तक धारा प्रवाहित होगी तभी तक चुंबकत्व तो रहेगा, यानी यह एक अस्थायी चुंबक है। तो लिखेंगे विशेषताएं इसकी क्या हैं? विशेषताएं, पहली विशेषताएं, यह एक अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक होता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत प्रबल होता है इसके कारण, ठीक है। तो लिख सकते हैं यह शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, यह शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। यहां बल का मतलब खिंचाव है, उत्पन्न करता है, वैसे बल का मतलब खिंचाव ही होता है, उत्पन्न करता है। तीसरा, अगर हम फेरों की संख्या को ना परिवर्तित कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी परिवर्तित हो जाती है इसकी। तो इसमें तो लिख सकते हैं यही लिखिए सीधे, फेरों की संख्या परिवर्तित करने से, फेरों की संख्या परिवर्तित करने से इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पे ऐसे लिख लेंगे कि तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत कम होती है, आता होता नहीं है, देख लीजिए फिर भी। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग जब इसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रखकर, जैसे नर्म लोहा रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, तो इस प्रकार जो चुंबक प्राप्त होता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो यह एक अस्थायी चुंबक होता है, शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, और इसके बाद अगर फेरों की संख्या में बदलाव किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बदल जाती है, ठीक है। तो यह रहा विद्युत चुंबक, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो अब आइए बात करते हैं आगे। तो अगली हेडिंग है हमारी, किसी चालक को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल के बारे में। तो देखिएगा, तो हमारी हेडिंग है, यह नोट करके आप बना लीजिए या स्टार बना लीजिए। देखिए, तो यहीं पे आएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी को डिसाइड करने के लिए चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तो क्या लिखेंगे
तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब समझिए इसको। आपको पता है कि किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां पे हम इस तार में धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके आसपास कोई चुंबक रख दें, एक चुंबक रख दें इसके आसपास, तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल आरोपित करेगा। क्या आरोपित करेगा? बल आरोपित करेगा। तो यह चुंबक भी इस धारावाही चालक पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करता है। और इसी की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास आते हैं फ्लेमिंग महोदय, अपने हाथ लेकर कटवाने के लिए नहीं, अपना बायां हाथ कुर्बान करने के लिए लाते हैं और उसकी 3 उंगलियां लाते हैं। कौन कौन सी? तो एक अंगूठा रहेगा, एक मध्य या तर्जनी कहते हैं, एक को कहेंगे मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि इस तार के समीप कोई चुंबक रखा जाए, तो तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है, तथा चुंबक भी उतना ही बल चालक तार पर विपरीत दिशा में लगाता है। ठीक है, फिर से देखिए। हम जानते हैं कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि इस तार के समीप कोई चुंबक रखा जाए तो तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है, तथा चुंबक उतना ही बल चालक तार पर विपरीत दिशा में लगाता है। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसी के बल की दिशा, जो यह बल आया है चालक तार पर लगने वाला, उसके बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिएगा, तो नोट में लिखेंगे, इस बल की दिशा को, या लिख सकते हैं चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को, यही लिख दीजिए, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, या अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाएं हाथ के
नियम से ज्ञात करते हैं, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पहले इसका ना आता है बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन करिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, यहां से अंडरलाइन करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो अब यह आपको संरचना बनानी ही पड़ेगी। तो यहां पे आप देखिए क्या है, एक अंगुली है, एक अंगूठा है और यह 2 उंगलियां हैं। हम 3 अंगुलियां बोलते हैं। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं करना है कि नहीं हमारे हाथ में 4 ही अंगुलियां हैं, एक तो अंगूठा है। नहीं, आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। और कौन कौन सी अंगुलियां हैं, तो एक अंगूठा हो गया, एक यह तर्जनी कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यमा, तो बीच वाली को एकदम कहते हैं मध्यमा, और यह क्या कहलाती है, तर्जनी, और यह क्या कहलाता है, अंगूठा कहलाता है। तो हम तीनों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत व्यवस्थित करते हैं कि यह जो है, यह तर्जनी जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और यह जो है, यह क्या नाम है इसका, मध्यमा धारा की दिशा में हो। मध्यमा किसकी दिशा में हो, धारा की दिशा में हो। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका काम आता था विद्युत मोटर पढ़ने के लिए, अब विद्युत मोटर निकल गया है तो इसका उपयोग भी समाप्त हो गया है। तो अब केवल यहां पे यही नियम याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। और दाएं हाथ का नियम भी था, वह चैप्टर ही पूरा समाप्त हो गया, मतलब वह हेडिंग ही समाप्त हो गई, जिसमें आप जनरेटर पढ़ते थे, विद्युत धारा का जो वह है कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ते थे जिसमें आप लोग, वह चैप्टर निकल गया है, वह अध्याय मतलब कि वह हेडिंग निकल गई है। तो अब बाएं हाथ का नियम केवल रह गया है, दाएं हाथ का नियम निकल गया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो हमें केवल यही अच्छे से तैयार करना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। यहां पे हम अपने हाथ की चार्ट में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चित्र तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी यह है अंगूठा, ठीक है, यह हो गई हमारी तर्जनी उंगली, और इसके बाद एक और यह रहेगी मध्यमा। ठीक, और इसके बाद बाकी 3 उंगलियां अंदर की तरफ, देखिए इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से, बाकी जो 2 उंगलियां बच रही हैं वो अंदर की तरफ ऐसे हो गई। इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये ऐसा नहीं है कि उंगलियां कटी हुई हैं, बस ऐसे देख लीजिए हल्का सा, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें दाहिना हाथ नहीं लेना है, हमें कौन सा हाथ लेना है, बायां हाथ। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, यह अंगूठा है, इसका नाम देख लीजिए, तो यह अंगूठा हो गया, अनूठा नहीं है, क्या है, अंगूठा, यह अंग की मात्रा इस पे रहेगी, अंगूठा हो गया। और यह क्या है, यह है तर्जनी, और यह क्या है, मध्यमा। ठीक है, तो जो तर्जनी मध्यमा जो है, यह है तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा से क्या निरूपित हो रहा है, मध्यमा उंगली, मध्यमा धारा की दिशा में है। यह क्या है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित कर रही है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करता है। तो देखिएगा, तो लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो यह भी आपके बाएं हाथ का खेल है रटना इसको। ठीक है, लिखेंगे, इस नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों क्रमशः कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा को परस्पर लंबवत
इस प्रकार व्यवस्थित करें इस प्रकार व्यवस्थित करें कि मध्यमा धारा की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, व तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। ठीक है, फिर से समझिएगा इसको। तो यहां पे स्टार बना के लिखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो यहां पे हमने बना लिया। अब देखिए यह हाथ में तीनों उंगलियां लंबवत होनी चाहिए। देखिए यह इसके लंबवत है कि नहीं है, यह भी देखिए इससे इसके साथ जोड़ेंगे तो भी यह लंबवत ही आएगा। ठीक है, तो हर एक उंगली परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो यहां देखिए इस नियमानुसार यह है, यदि यहां यदि है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों क्रमशः अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें कि मध्यमा धारा की दिशा में हो, व तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह कौन सा नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं इस आंकिक प्रश्न को, जो कि इस चैप्टर से केवल यही एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मतलब इसी प्रकार के, क्योंकि एक ही सूत्र बचा हुआ है, बाकी सभी निकल चुके हैं। तो वह सूत्र बचा हुआ B बराबर μ0/2π इंटू I/R। इसमें एक हेडिंग और बची हुई है चुंबक में, वह है घरेलू परिपथ। ठीक है, तो वह विद्युत से ज्यादा संबंधित है, तो उसको एक अलग से एक वीडियो बनाकर उसको हम देख लेंगे। उसके आने की संभावना भी रहती है, तो एक अलग से वीडियो में हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो B बराबर μ0/2π इंटू I/R, और आपको पता है μ0/2π का मान कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो आइए सवाल लगाते हैं। आपको 2 मान दिए गए हैं I और R के, तो पढ़िए सवाल को। एक लंबे धारावाही चालक तार में 20 एम्पीयर की धारा यानी I का मान है, धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेमी की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी R का मान कितनी दूरी पर, देखिए। तो हल लिखेंगे, यहां लिखेंगे हल में क्या, तो लिखा है I बराबर 10 एम्पीयर। ठीक है, और आप दूरी को किसे दर्शाते हैं, यहां पर R से, तो कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर हम 10 में 100 से भाग दे दें तो यह मीटर में बदल जाएगा, तो हम सीधे कह सकते हैं 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, देन सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से बताइएगा। तो सूत्र से आ जाएगा, यह है आप लिख देंगे B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं B से, B बराबर μ0/2π 4π नहीं 2π इंटू I/R। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा μ0/2π का मान होता है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। I का मान दिया है कितना, 10 एम्पीयर। कितना दिया है, 10 एम्पीयर। R का मान कितना दिया है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो 10 से गुणा करिए तो यह हो गया इसका दशमलव गायब। तो यहां पे देखिएगा एक चीज और, देखिए यहां पे 20 एम्पीयर दिया, सॉरी यहां पे कितना दिया है, 20 एम्पीयर, तो यहां 20 रखिएगा। ठीक है, तो यह देखिएगा 200 हो जाएगा, यह हो गया 2 × 10⁻⁷ गुणे 200, और इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, दशमलव गायब होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो 1 को लिखेंगे ही नहीं, तो सीधे यह हो गया। तो यह हो गया 400 × 10⁻⁷, या लिख सकते हैं 4 × 10⁻2। तो यहाँ से 100 निकाल लिया, 10⁻2 लिख दिया, और 10⁻⁷, और इसी को बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात माइनस एक घात प्लस है,
तो यह हो जाएगा -5, 10 घाते -5। अब क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, यह रहा आपका आंसर। देख लीजिए, यह सवाल आसान था। तो यहां पे याद रखें μ0/2π × I/R होता है, और यह धारा का मान 20 एम्पियर दिया हुआ है। धारा का मान कितना दिया हुआ है, 20 एम्पियर, तो ध्यान में रखना है इसे। तो यहाँ पे देखिए हमने हल किया तो 4 × 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आंसर आ गया, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह सवाल नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवालों के आने की संभावना है। इसी पर आधारित I का मान कुछ और कर देगा, R का मान कुछ और कर देगा। तो यही एक फार्मूला बचा हुआ है, बाकी कोई है नहीं चुंबक में संबंधित। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो लगभग हमने अब चुंबक भी समाप्त कर लिया है। तो घरेलू परिपथ हमें विद्युत की एक हेडिंग पढ़नी है, तो अब हमारी फिजिक्स लगभग समाप्त हो चुकी है। तो एक वीडियो हम देखेंगे घरेलू परिपथ का। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।